मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी दिसंबर 2025 भारत में एक फिल्म रिलीज होती है। नाम है धुरंधर। फिल्म में किरदार है लियारी का एक डॉन नाम रहमान डकैत। पर्दा स्क्रीन पर गोलियां चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं और एक कहानी दिखाई जाती है जो देखने में तो सच लगती है, लेकिन मसला ये है कि सच हमेशा वो नहीं होता जो फिल्म दिखाए, क्योंकि लियारी कोई फिल्मी सेट नहीं था। यहाँ खून फेक नहीं होता था और मौत रीटेक नहीं लेती थी। फिल्म में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें या तो छुपा ली गई हैं या जानबूझकर बदल दी गई हैं, और शायद यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद भी एक सवाल दिल में रह जाता है, असल में रहमान डकैत के साथ हुआ क्या था। आज हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं लिखी, जो किसी फिल्म के सीन में फिट नहीं होती, लेकिन जो लियारी की गलियों ने अपनी आंखों से देखी। ये कहानी धुरंधर फिल्म के मुताबिक नहीं है, ये कहानी हकीकत के मुताबिक है, और शायद इसीलिए ये फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये साल 1976 की बात है। लियारी की अफशानी गली में हाजी दाद मोहम्मद के घर एक नया चिराग जल रहा था। एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया अब्दुल रहमान। पूरा इलाका गरीब और खामोश था, लेकिन उस मोहल्ले के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ घर था, यानी कि दाद मोहम्मद का घर, जो एक कदीम रईस और कबायली सरदार से ताल्लुक रखता था। ये खानदान बलूचिस्तान के अशारी बलोच कबीले का हिस्सा था, जहाँ ताकत और गुर्बत एक ही छत तले छुपी हुई थी। हाजी दाद मोहम्मद ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन यही काम उन्हें असर और रसूख और इख्तियार देता था। इसके जरिए स्कूल, अस्पताल और हत्ता के फुटबॉल और बॉक्सिंग क्लब तक तामीर हुए, लेकिन ये सब रोशनी में दिखाई देने वाले आमाल थे। छुपी हुई कहानी कुछ और ही थी। अब्दुल रहमान के वालिद 4 भाई थे, दाद मोहम्मद दादल, शेर मोहम्मद शीरू, बाक मोहम्मद बैकल और ताज मोहम्मद ताजू। दादल और शीरू ड्रग्स के कारोबार में मशगूल थे और अब्दुल रहमान असल में दादल का ही बेटा था। जब अब्दुल रहमान अलमारूफ रहमान डकैत ने जराइम की दुनिया में कदम रखा तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। लियारी के हर कोने में खतरा छुपा हुआ था। कलरी में इकबाल उर्फ बाबू डकैत का राज, जहानाबाद और आसपास के इलाकों में हाजी लालू की हुक्मरानी, नदी के किनारे मंशियात, अगवा बराए तावान और खौफ की फजाएं। हाजी लालू के बेटों में अरशद पप्पू और अरफात नुमाया थे। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। बाद में जब जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से हटाकर मार्शल लॉ लगाया तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। इसी कार्रवाई में लियारी से रहमान डकैत के बाप दाद मोहम्मद दादल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि दादिल भी भुट्टो का बड़ा सपोर्टर था। दादिल उस वक्त बीमार थे और बीमारी की हालत में जेल में इंतकाल कर गए। इसी वक्त तक रहमान जराइम की राह पर कदम रख चुका था। उसने लियारी में आरिफ बलोच के गैंग को ज्वाइन कर लिया, और ये वो आरिफ बलोच था जिससे रहमान की दोस्ती स्कूल छोड़ने के बाद हुई थी। रहमान डकैत ने आरिफ और उसका भाई रूफ के साथ मिलकर जराइम करने शुरू कर दिए, लेकिन 1988 में SHO आतर रशीद भट्ट का आरिफ बलोच से पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें आरिफ मारा गया। जिस जगह पर यह मुकाबला हुआ वहाँ रहमान डकैत भी मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हुआ। आरिफ बलोच की मौत के बाद उसके गैंग की क़यादत रहमान ने संभाल ली और उसकी शोहरत अचानक आसमान को छूने लगी। फिर एक हौलनाक वाकया पेश आया। 1995 में रहमान ने अपनी ही मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां पुलिस की मुखबर बन चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक रहमान को अपनी मां पर एक और शख्स के साथ ताल्लुकात का शक था। इसी शक में उसने घर के अंदर ही उसके सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। जिस शख्स पर उसे शक था वो उस वक्त रहमान के हाथ नहीं आया और बाद में भी कभी लियारी वापस आने की जुर्रत न कर सका। रहमान डकैत के लिए हालात अब खतरनाक और तन्हा हो गए थे। आरिफ बलोच की मौत और बाप की जेल में डेथ के बाद उसे कोई मजबूत सहारा चाहिए था। एक तरफ आतर रशीद भट्ट उसके पीछे था और दूसरी तरफ लियारी का गैंग लीडर बाबू डकैत अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बाबू डकैत इसी जुर्म में पहले जेल जा चुका था कि उसने रहमान के चचा ताज मोहम्मद ताजू को कत्ल किया था। अब जब वो वापस आया, रहमान को महसूस हुआ कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में रहमान को सहारा मिला हाजी लालू का। हाजी लालू लियारी नदी के दूसरी तरफ जहानाबाद, पाक कॉलोनी
और पुराना गोली मार के इलाकों में ड्रग्स, जुए और स्टे के कई अड्डों का मालिक था। रहमान के बाप दादल के साथ उसके पुराने ताल्लुकात भी थे। लियारी पर कब्जे के लिए हाजी लालू को एक दलेर और बेखौफ आदमी की जरूरत थी और उसने रहमान पर न सिर्फ एतमाद किया बल्कि उसकी अपनी दोस्त सेठ यूसुफ की बेटी से शादी भी करा दी। उस वक्त सेठ यूसुफ की दूसरी बेटी की शादी वो पहले ही अपने बेटे अरफात से करवा चुके थे। यूं हाजी लालू ने रहमान डकीत को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब रहमान के चचा के बेटे फतेह मोहम्मद को सलमान बरूही के लड़कों ने कत्ल किया तो हाजी लालू के बेटों ने बदला लिया और सलमान बरूही को कत्ल करके फतेह मोहम्मद का खून साफ किया। उसके बाद हाजी लालू के गैंग ने कुछ नए कारोबारी तरीके अपनाने शुरू किए। सबसे खतरनाक और नुमाया तरीका था बत्ताखोरी और अगवा बराए तावान। 90 की दहाई में ये क्रैकडाउन कसीर ताजिर और उनकी फैमिली के लिए किसी क़यामत से कम न था। रोजाना मुख्तलिफ इलाकों से बिजनेसमैन या उनकी औलादें अगवा होती और लाखों रुपए तावान देने के बाद ही रिहाई मुमकिन थी। कराची के ओल्ड एरिया के दुकानदार या बंदरगाह से सामान मंगवाने वाले ताजिर सबको अरशद पप्पू और रहमान डकैत के गैंग को फी कंटेनर, फी दुकान या फिर फी जान के हिसाब से भत्ता देना पड़ता था। ड्रग्स, जुए और तावान के अड्डे अलग से प्रॉफिट दे रहे थे। वो दौर ऐसा था कि लियारी जुर्म की दुनिया का बॉलीवुड बन चुकी थी और उस वक्त हाजी लालू का गैंग अपने उरूज पर था जिसे रहमान डकैत, अरशद पप्पू और अरफात चला रहे थे। जब 1993 में पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इख्तदार आई तो जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को वफाकी वजीर बनाया गया और क्रैकडाउन ऑपरेशन की कमान भी उन्हीं के सुपुर्द की गई। इस ऑपरेशन में एक तरफ एमक्यूएम को निशाना बनाया गया तो दूसरी तरफ दिखावे के लिए मुख्तलिफ इलाकों के डॉन के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गईं। उन डॉन में एक नाम था रहमान डकैत। लेकिन रहमान चूंकि हाजी लालू की छतरी तले था, पुलिस ने उसे लालू से ही मांगा और हाजी लालू पर इतना प्रेशर डाला कि ये प्रेशर हाजी लालू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और उसने फैसला कर लिया कि वो रहमान और अपने बेटे अरफात को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन पुलिस का इरादा कुछ और था। वो दोनों को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना चुकी थी। ये वो राज था जो हाजी लालू को बिल्कुल मालूम नहीं था। फिर जब पुलिस ने रहमान डकैत और अरफात को मेवा शाह कब्रिस्तान से पकड़ा तो कुछ लोग जो वहां जनाजा दफन कर रहे थे उन्होंने ये गिरफ्तारी अपनी आंखों से देखी और रहमान के घर वालों तक खबर पहुंचा दी। कहा जाता है कि गवर्नर से राब्ते के बाद रहमान और अरफात के तयशुदा इनकाउंटर रोक दिए गए और दोनों को जिंदा हालत में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद हाजी लालू ने सिर्फ अपने बेटे अरफात की जमानत करवाई। अरफात बाहर आया लेकिन रहमान जेल में ही रहा। हाजी लालू का रहमान को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं था। रहमान ने जेल से कई पैगामात भेजे जिनमें उसने हाजी लालू से दरखास्त की कि वो उसकी जमानत करवाए और जो 1 करोड़ रुपए उसके पास रखे गए थे उन्हें जमानत के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन हाजी लालू ने जवाब में साफ कह दिया, मेरे पास ऐसी कोई भी रकम मौजूद नहीं। ये जवाब रहमान के दिल पर एक बोझ बन गया। अब वो जेल में था और बाहर निकलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। मुकदमात की समाअत के लिए जब भी उसे सिटी कोर्ट लाया जाता वो जेल के अमले को रिश्वत देकर लियारी में अपने घर का चक्कर लगाता। 10 जून 1997 को भी ऐसा ही हुआ। रहमान घर पहुंचा मगर वापस जेल ना गया। जेल के मुहाफिजों को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रहमान के गैंग वालों ने रकम दी और कहा, वापस चले जाओ, रहमान अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसके बाद पुलिस ने कहानी घर दी कि रहमान अपने साथियों की मदद से सिटी कोर्ट से फरार हो गया। अब यहाँ अहम पॉइंट समझे। जेल जाने से पहले तक रहमान के साए पर हमेशा कोई ना कोई मौजूद था। पहले बाप हाजी दाद मोहम्मद, फिर आरिफ बलूच, फिर दोनों के मरने के बाद हाजी लालू। लालू ने उसे घर दिया, सहारा दिया, यहाँ तक कि अपने दोस्त सेठ यूसुफ की बेटी से उसकी शादी भी करा दी और कजन फतेह मोहम्मद के कत्ल का बदला भी लालू के बेटों ने लिया। लेकिन जब रहमान डकैत जेल गया, लालू ने सिर्फ अपने बेटे अरफात की जमानत करवाई, रहमान को अंदर ही छोड़ दिया गुल्ले सड़ने के लिए। अब सवाल ये बनता है, जब रहमान किसी न किसी तरह जेल से निकल आया है, क्या उसका हाजी लालू से रिश्ता अब भी वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, या अब कहानी का रुख बदलने वाला है? और अगर बदलने वाला है तो सबसे पहले कौन बदलेगा, लालू या रहमान? जेल से बाहर आते ही रहमान डकैत ने दोबारा अपने गैंग को जिंदा करना शुरू कर दिया। लेकिन मसला ये था कि 2.5 साल मंजर से गायब रहने के दौरान लियारी में बाबू डकैत का गैंग अच्छा खासा ताकतवर हो चुका था। एक और आग भी रहमान के अंदर जल रही थी, हाजी लालू की बेवफाई की आग। इसी गुस्से में एक दिन कलाकोट के इलाके में रहमान ने अनायत बलोच को कत्ल कर दिया। अनायत बलोच हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू का हमजुल्फ था, यानी कि अरशद पप्पू और अनायत बलोच की बीवियां आपस में सगी बहनें थीं। ये वो लम्हा था जहां से एक नई और खूनी गैंगवार ने जन्म लिया। रहमान सिर्फ असलाह चलाने वाला आदमी नहीं था, वो दिमाग और हिकमत अमली दोनों का इस्तेमाल जानता था। लियारी पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए उसने ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिनसे उसे सियासी और माली फायदा दोनों मिलने लगे। उस वक्त कलाकोट से बलूचिस्तान के लिए बसें चलती
थीं और कश्ती चौक में सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का ऑफिस था। उसका सदर मेहरान बलूच था जो हाजी लालू का बंदा समझा जाता था और उस बस अड्डे से आने वाला भत्ता भी सीधा लालू तक पहुंचता था। यहाँ रहमान ने एक बड़ा खेल खेला। उसने मेहरान बलूच को ओहदे से हटा दिया और एक और ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद अरफ फैजो मामा को सदर बना दिया और फैजू को साफ हुक्म दिया, आज से उस बस अड्डे का भत्ता रहमान डकैत को जाएगा। ये बात हाजी लालू और अरशद पप्पू दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इनायत बलूच का कत्ल पहले ही दुश्मनी की आग भड़का चुका था और अब रहमान ने उनके माली मफादात पर भी हाथ डाल दिया था। बस अड्डे का कंट्रोल संभालना जलती आग पर तेल डालने के बराबर था। जवाब आना जरूरी था और फिर जवाब आया। ये 2003 की बात है। सिंगो लेन के इलाके से अरशद पप्पू के गैंग के लड़कों ने फैजू मामा को एक कार में डाला और अगवा करके ले गए। ये वो लम्हा था जब चंद पुलिस एहलकार भी वहीं गपशप के लिए फैजू मामा के पास मौजूद थे। इस वाकये के बाद पुलिस ने जहानाबाद में अरशद पप्पू के घर पर छापा मारा, जहां से हाजी लालू के नवासे और एक वर्कर को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई कालाकोट के एसएचओ की निगरानी में हुई। अरशद पप्पू को यकीन हो गया कि इस छापे के पीछे रहमान डकैत ही है। ये सोच उसे और ज्यादा खतरनाक बना गई। अरशद पप्पू ने फैज मोहम्मद फैजू मामा को बेरहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया और उनकी लाश मच्छर कॉलोनी की रेलवे लाइन पर फेंक दी। लेकिन यही वो कत्ल था जिसने एक नए तूफान को जन्म दिया। मामा फैजू के मरने के बाद लियारी में एक नए नाम की एंट्री हुई, उजैर बलोच। वही उजैर बलोच जो कभी साइकिलिंग और फुटबॉल का शौकीन था, लेकिन मिजाज का इंतहाई जारिह और खतरनाक साबित होने वाला था। जी हाँ, उजैर बलोच का बाप फैजू मामा ही था और अब बेटे को बाप के खून का हिसाब लेना था। मामा फैजू के कत्ल के बाद रहमान डकैत ने उजैर को अपने हाथ में ले लिया और उसे अपना खास आदमी बना लिया। रहमान और उजैर के दरमियान रिश्तेदारी भी थी और अब बदले की आग भी। यूं लियारी की गैंग वार एक नई शिद्दत में दाखिल हो चुकी थी और कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा खूनखार होने वाली थी। हर दिन किसी न किसी गली में, किसी न किसी मोड़ पर दोनों गैंग्स के दरमियान टकराव होता और तकरीबन हर टकराव एक या दो लाशी छोड़ जाता। फिर एक दिन कालाकोट के इलाके में अरशद पप्पू ने रहमान डकैत पर बराह रास्त हमला कर दिया, लेकिन उस दिन भी रहमान बच निकला। ये नाकामी अरशद पप्पू को और ज्यादा खतरनाक बना दी। उसने अपने निशाने बदल दिए। अब वो रहमान पर नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर वार करने लगा। साथ ही रिश्तेदार और वो सब जो रहमान के करीब थे। वो कत्ल भी ऐसे करता जैसे कोई फिल्मी सीन हो। एक दिन बिल्कुल फिल्म की तरह उसने रहमान डकैत को फोन किया और कहा, तेरा चाचा मेरे पास है और मैं उसे अभी गोली मारने वाला हूँ। और उसने वाकई ही गोली मार दी। फोन पर रहमान ने गोली की आवाज सुनी और उसके फौरन बाद एक चीख, आखिरी चीख। ये रहमान का सगा चाचा नहीं था बल्कि दादल का फर्स्ट कजन अरबाब था। लेकिन पैगाम बिल्कुल साफ था। ये कत्ल भी एक कत्ल का जवाब था। वो कत्ल अनवर भाईजान का था जो अरशद पप्पू की बीवी के रिश्तेदार थे। रहमान डकैत को अनवर भाईजान से जाती गुस्सा ये था कि वो मुख्तलिफ फोरम्स पर रहमान के खिलाफ दरखास्तें देता रहता था। इसी गुस्से में रहमान ने अनवर भाईजान को भी मार दिया। कत्ल दर कत्ल और बदले पर बदला। आप देख सकते हैं कि दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। लियारी अब सिर्फ गैंग वार नहीं बल्कि खुली जंग का मैदान बन चुका था। ये सब देखकर एक और ताकत को हरकत में आना पड़ा। रहमान बलोच को रोकना अब जरूरी हो गया था। यहाँ ये बात भी समझ लें कि एक सियासी पार्टी MQM भी लियारी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती थी, लेकिन रहमान डकैत के होते हुए ये कंट्रोल मुमकिन नहीं था। इसीलिए लियारी टास्क फोर्स बनाई गई और फिर एक नाम मैदान में उतारा गया। Shadows creep. चौधरी असलम। चौधरी असलम एक सख्त कीर और दहशतनाक पुलिस अफसर थे। उनके आने का मतलब साफ था, लियारी की गैंग वॉर का तवाजुन अब बदलने वाला था। लोग उनके सामने बहस नहीं करते थे, निगाहें झुका लेते थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही खौफ की अलामत समझी जाती थी। ये वो लम्हा था जहां रहमान डकैत को भी रुक कर सोचना पड़ा कि अब खेल सिर्फ गैंग वॉर का नहीं रहा, बल्कि अब रियासत खुद मैदान में उतर चुकी थी। और यही सोच आने वाले खूनखार टकराव और खौफनाक अंजाम के लिए जमीन तंग हो रही थी। चौधरी असलम ने उस चैलेंज को पूरे जोर के साथ कबूल किया और रहमान डकैत की तलाश अब एक मिशन बन चुकी थी। चौधरी असलम ने भी रहमान डकैत के इर्द गिर्द मुखबरों का मजबूत जाल बिछा रखा था। तो ये मई 2005 की बात है जब चौधरी असलम को खबर मिली कि रहमान डकैत बलूचिस्तान के हब डिस्ट्रिक्ट में वाक़ई अपने ठिकाने व्हाइट हाउस में मौजूद है। ये वो मौका था जिसे चौधरी असलम किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। 18 मई की रात मुकम्मल तैयारी के साथ चौधरी असलम हब पहुंचा। व्हाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन जो चौधरी असलम, इरफान बहादुर,
और उमर शाहिद हामिद ने सोचा था हुआ उसके बिल्कुल उलट। रहमान डकैत एक लम्हे के लिए भी नहीं घबराया, बल्कि उल्टा उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। रहमान और उसके साथियों की फायरिंग में कालाकोट के इलाके से ताल्लुक रखने वाले इंस्पेक्टर अरशद भट्ट मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उमर शाहिद हामिद समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लियारी टास्क फोर्स रहमान डकैत को व्हाइट हाउस से गिरफ्तार न कर सकी, लेकिन पुलिस को अपने साथी की लाश और जख्मी एहलकारों के साथ नाकामी की हालत में हब से वापस लौटना पड़ा। ये नाकाम व्हाइट हाउस ऑपरेशन चौधरी असलम के कैरियर पर एक बदनमा दाग बन गया। हुकूमत की सख्त बातें, ऑफिसर्स की नाराजगी और अंदर ही अंदर एक जख्मी शेर। अब चौधरी असलम रहमान को नहीं, शिकार को तलाश कर रहा था। रहमान तो हाथ ना आया, लेकिन उसका सोतेला भाई रहीम मिल गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स रहीम के ससुर के पास पहुंचे और साफ अल्फाज में कहा, अगर रहीम की जान बचानी है तो उसे पुलिस के हवाले कर दो, ताकि गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेज दिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी असलम रहीम को पुलिस मुकाबले में मार दे। इस डील के तहत रहीम को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन चंद ही दिन बाद खबर आई, रहमान डकैत का भाई रहीम पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये इंसिडेंट 22 मई को पेश आया। व्हाइट हाउस ऑपरेशन के सिर्फ 4 दिन बाद खून का बदला खून के उसूल पर लिया गया। इंस्पेक्टर अरशद भट्ट के खून के बदले रहमान के भाई रहीम को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, लेकिन रहीम की मौत भी चौधरी असलम का गुस्सा ठंडा न कर सकी। उसे अब भी सिर्फ एक नाम चाहिए था, रहमान डकैत। फिर तकरीबन 1 साल बाद जून 2006 में चौधरी असलम को खबर मिली कि रहमान डकैत क्वेटा में मौजूद है। फिर 18 जून 2006 को एक जॉइंट लेकिन कामयाब ऑपरेशन के दौरान क्वेटा के सैटेलाइट टाउन से रहमान आखिरकार इदारों के हाथ लग गया। रहमान को कराची मुंतकिल किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अवाम के सामने जाहिर नहीं की गई। रहमान को नामालूम मकाम पर तफ्तीश के लिए रखा गया और इसी दौरान चौधरी असलम से उसका राब्ता भी हुआ। ये वो लम्हा था जहाँ कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। रहमान डकैत की गिरफ्तारी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि लियारी टास्क फोर्स ने 12 जुलाई 2006 को एक बड़ा दावा कर दिया। कहा गया कि अगवा बराए तावान के दर्जनों मुकदमात में इंतहाई मतलूब हसैन बख्श बरोही, जिसे माशूक बरोही भी कहते थे, उसे सिंध के इलाके में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। कराची पुलिस चीफ नियाज सिद्दीकी ने एक भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। खबरें चलने लगी, सुर्खियां बन गईं और ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बाब बंद हो गया हो। लेकिन खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। कुछ ही वक्त बाद एक और खबर सामने आई और इस खबर ने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया। मारा जाने वाला शख्स हसैन बख्श बरोही नहीं था, बल्कि लियारी टास्क फोर्स ने हसैन बख्श बरोही के नाम पर असलम बरोही को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया था। ये इंकशाफ होते ही हालात ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। चौधरी असलम के लिए ये सूरत हाल शदीद परेशानी का बाइस बन गई। मामला सिर्फ एक गलती का नहीं रहा था, अब बात कानून, अदालत और रियासती साख तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और उन्होंने इस जाली पुलिस मुकाबले का फौरी नोटिस ले लिया। इधर एक और महाज भी खुल चुका था। रहमान डकैत की बीवी ने रहमान की गिरफ्तारी जाहिर न किए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर कर दी। चौधरी असलम उन दिनों शदीद दबाव में थे। एक तरफ जाली मुकाबले का केस, दूसरी तरफ अदालत और तीसरी तरफ रहमान डकैत का मामला, जो अब एक खतरनाक मसला बन चुका था। हालात को संभालने के लिए चौधरी असलम ने एक पुलिस ऑफिसर को दरमियान में डाला और रहमान की बीवी से एक डील करवाई। पैगाम साफ था, अगर आप अपनी पिटीशन वापस ले लें तो लियारी टास्क फोर्स रहमान डकैत की गिरफ्तारी शो कर देगी। रहमान की बीवी ने हालात को देखते हुए इस डील को मान लिया और अपनी पिटीशन वापस ले ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी दौरान चौधरी असलम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि हालात मजीद नाजुक, ज्यादा पेचीदा और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के हुक्म पर चौधरी असलम को असलम बरूही ही नामी को माशूक बरूही जाहिर करके कत्ल करने के मुकदमे में 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी असलम जेल पहुंच चुके थे और अब एक सवाल हर जबान पर था, रहमान डकैत की गिरफ्तारी कौन शो करेगा? ये सवाल खास तौर पर रहमान की फैमिली के लिए इंतहाई अहम था। वो इस पुलिस ऑफिसर से जवाब मांग रही थी जिसने पिटीशन वापस लेने की डील करवाई थी, मगर अब उसके पास खुद कोई जवाब नहीं था। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। चौधरी असलम के जेल जाने के बाद रहमान डकैत को कराची के इलाके मेट्रोवील में इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर के घर मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ 2 पुलिस एहलकार उसकी सिक्योरिटी पर तैनात थे। डील के तहत एक और बात भी मानी गई, रहमान को हिरासत के दौरान खाना घर से ही मिलेगा और उसे कपड़े भी घर से ही आएंगे। हॉक्स पे रोड पर दुआ होटल के करीब रहमान के घर से आने वाला खाना एक सिपाही वसूल करता और सीधा रहमान तक पहुंचाता। रहमान को फोन पर अपनी फैमिली से बात करने की भी इजाजत दी गई और चूंकि सिक्योरिटी पर मौजूद दोनों एहलकार बलोची जबान नहीं समझते थे, इसलिए वो ये भी नहीं जान पाते थे कि फोन पर क्या बात हो रही है। रहमान को अब सब कुछ मालूम हो चुका था। चौधरी असलम गिरफ्तार हो चुके थे। रहमान की गिरफ्तारी जाहिर करवाने वाली पिटीशन भी वापस ली जा चुकी थी। लेकिन उस सब के बावजूद फिलहाल रहमान डकैत की गिरफ्तारी जाहिर करना मुमकिन नहीं था और यही वो खामोश वक्फा था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। इसी दौरान
रहमान ने फोन पर अपनी फैमिली को एक मुख्तसर सा पैगाम दे दिया। अल्फाज कम थे मगर मतलब साफ था। अब उसे वहां से निकलना था। फिर एक खामोश ताक़ुब शुरू हुआ। वो सिपाही जो रोज रहमान के लिए घर से आने वाला खाना वसूल करता था अब तन्हा नहीं था। रहमान के गैंग किलर के सायों की तरह उसके पीछे चल रहे थे। ये ताक़ुब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस घर तक ले आया जहाँ रहमान को रखा गया था। ठिकाना मालूम हो चुका था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि रहमान के गैंग ने फौरी हमला नहीं किया। ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बल्कि उन्होंने इंतजार किया। 2 दिन तक वो सब्जी वाले के भेस में उस घर की निगरानी करते रहे। आते जाते चेहरों को याद किया गया, वक्त नोट किया गया और एक एक हरकत को समझा गया। जल्द ही एक बात साफ हो गई। इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर सुबह सवेरे घर से निकल जाता था और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार था। एक दिन जैसे ही बहाउद्दीन बाबर घर से निकला, रहमान के साथी अंदर दाखिल हो गए। ना कोई फायरिंग ना कोई मुजाहिमत। दोनों पुलिस एहलकार निहायत आसानी से काबू में आ गए। उनकी सरकारी SMGs वहीं छोड़ दी गई, लेकिन जाते वक्त उन गन्स के गोलियों से भरे मैगजीन साथ ले लिए गए और यूं रहमान डकैत दूसरी बार पुलिस की तहवील से फिर फरार हो गया। ये फरार कोई मामूली वाकया नहीं था, क्योंकि इस गिरफ्तारी में एक इंटेलिजेंस इदारे का किरदार भी शामिल था। रहमान के निकलते ही जलजला आ गया। लियारी टास्क फोर्स का हर फर्द तहकीकात की जद में आ गया। उस पुलिस अफसर को भी पूछगुछ का सामना करना पड़ा जिसने रहमान की फैमिली और पुलिस के दरमियान डील करवाई थी, और इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर, उसे भी जेल जाना पड़ा। रहमान की लियारी वापसी के साथ ही खून फिर गर्म हो गया। रहमान डकैत और अशद पप्पू गैंग के दरमियान गैंगवार दोबारा भड़क उठी। हर दिन हर रात लियारी में मौत घूमती रही। ये जंग 11 अक्टूबर 2006 तक जारी रही। फिर ISI और CID पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में अरशद पप्पू को लियारी से गिरफ्तार कर लिया। ये MQM का आखिरी दौर था। वसीम अख्तर मुशीर दाखिला थे और अरशद पप्पू, जिसके सर की कीमत 30 लाख रुपए थी, जिस पर 60 से जायद कत्ल, बत्ताखोरी और दहशतगर्दी के केसेस थे, उसकी गिरफ्तारी को हुकूमत ने अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। अरशद पप्पू जेल चला गया और उसके साथ ही रहमान डकैत लियारी का उकलूता डॉन बन गया। रहमान ने वक्त जाया नहीं किया। उसने खुद को मजीद मजबूत किया और सियासी राब्ते बनाना शुरू कर दिए। ये साल गैर मामूली था, क्योंकि अगले साल मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले थे। लियारी में पीपल्स पार्टी को रहमान की जरूरत थी और रहमान को सियासी तहफ्फुज़ के लिए पीपल्स पार्टी की। पहले तो MQM भी लियारी में कदम जमाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। अब पीपल्स पार्टी की बारी थी और यूं रहमान डकैत और पीपल्स पार्टी दोनों ने एक दूसरे की जरूरत पूरी की। फिर वो दिन भी आ गया जिसने पूरे मुल्क की फजा बदल दी। बेनजीर भुट्टो ने मुल्क वापसी का ऐलान कर दिया। उन दिनों दहशतगर्दी का जिन मुकम्मल तौर पर बोतल से बाहर आ चुका था। परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो को वापसी से रोकने की कोशिश की, लेकिन बेनजीर ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि वापसी की तारीख भी दे दी, 18 अक्टूबर। और ये तारीख आगे चलकर मुल्क की तारीख का रुख बदलने वाली थी। बेनजीर भुट्टो की जान को खतरा था। ये खतरा सिर्फ खुफिया रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं था। लियारी की गलियों में भी उसकी सरगोशियां गर्दिश कर रही थीं। इसी खदशे के तहत लियारी में जान हिसार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उस तंजीम का सरबराह था रहमान डकैत। 18 अक्टूबर को जब बेनजीर भुट्टो मुल्क वापस पहुंची तो एयरपोर्ट पर आवाम का समंदर उमड़ आया। शारे फैसल से बिलावल हाउस तक का रास्ता, जो आम दिनों में चंद मिनट का होता है, उस दिन पूरा रास्ता इंसानों से भर गया था। बेनजीर भुट्टो एक कंटेनर पर सवार थी, हाथ हिला रही थी और फजा नारों से गूंज रही थी। बेनजीर साहिबा उस फ्लोट के अंदर, ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। फिर अचानक करसस के मकाम पर एक जोरदार धमाका हुआ। ये खुदकुश हमला था और अभी लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि दूसरा धमाका भी हो गया। जमीन लरज उठी, फजा में धुआं भर गया, लाशें बिखर गईं। बेनजीर भुट्टो महफूज रहीं, लेकिन इस्तकबाल के लिए आए 180 लोग वहीं शहीद हो गए। ये वो लम्हा था जब रहमान डकैत सामने आया। इसी हंगामे में रहमान ने बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी संभाली और अपनी जाती सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें करसस से बिलावल हाउस तक पहुंचाया। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर नहीं, खुद बेनजीर भुट्टो पर भी रहमान डकैत का एक बड़ा एहसान था। बाद में 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बीबी की शहादत तक बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहां भी जान हिसार और रहमान डकैत के पास ही रही। आम इंतखाबात के लिए 8 जनवरी 2008 की तारीख दी गई थी, लेकिन बीबी की शहादत के बाद इंतखाबात लेट कर दिए गए। 1 माह 10 दिन बाद 18 फरवरी 2008 को इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और रहमान डकैत लियारी में ऐसा डॉन बन चुका था जिसका कोई मुकाबिल नहीं था। लेकिन ताकत सिर्फ इंसान के हाथ नहीं बढ़ती, ये उसके दिमाग को भी बदल देती है, और यही रहमान के साथ हुआ। रहमान ने लियारी की सियासत में बराह रास्त मुदाखलत शुरू कर दी। पार्टी फैसले अब वो खुद करने लगा। बल्दियाती इंतखाबात में भी उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए। मलिक फयाज जीत गया, लेकिन ये कामयाबी ज्यादा देर रहमान के दिल में ना ठहर सकी।
जल्द ही रहमान ने मलक फैयाज से इस्तीफा मांग लिया और मार्च 2008 में मलक फैयाज को लियारी टाउन के नाजिम के ओहदे से हटा दिया गया। यहीं पर रहमान रुका नहीं, उसने कीमाड़ी टाउन के नाजिम हुमायूं खान से भी इस्तीफा मांगा, लेकिन हुमायूं खान ने इनकार कर दिया और ये इनकार बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि हुमायूं खान पीपल्स पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मुंतखब हुआ था। लेकिन हुमायूं खान ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, उसने वो कदम उठाया जो रहमान के लिए आखिरी केल साबित हुआ। हुमायूं खान ने रहमान डकैत के खिलाफ बलूचिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत से शिकायत कर दी, वही शख्सियत जो उस वक्त आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब समझी जाती थी। इस एक शिकायत के बाद बलूचिस्तान की कई अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो गईं और यूं रहमान डकैत के हाथ से सियासी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। ये वो मोड़ था जहां से रहमान की कहानी नए अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। और फिर आया एक नया ट्विस्ट, एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया। उसने अपने जुर्म के रास्ते में पहली मुलाकात आरिफ से की, फिर हाजी लालू, और हाजी लालू के बाद उजैर बलोच से हाथ मिलाया। MQM ने लियारी पर कंट्रोल के लिए चौधरी असलम को कमांड दी और अब वो भी गिरफ्तार है। उसने फिर पीपल्स पार्टी से भी हाथ मिलाया, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उसके सर से हाथ खींच लिया। अब सवाल ये है, क्या रहमान बलोच इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अकेले ही SP पुलिस चौधरी असलम का मुकाबला कर सके, या फिर कोई नया झगड़ा या साजिश उसकी ताकत को चैलेंज करेगी? और ये वो लम्हा था जब पूरे लियारी का सियासी मंजरनामा सस्पेंस में था। सबके दिल धड़क रहे थे कि रहमान आगे क्या कदम उठाएगा और चौधरी असलम किस हद तक रद्द अमल देंगे। और फिर वो तारीख आ गई जिसने लियारी की तारीख बदल दी। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत बलूचिस्तान के इलाके मंद में मौजूद था और वहां से वापस कराची आना था। चौधरी असलम, जो अभी तक रहमान की हर हरकत पर नजर रखे हुए था और उसे रहमान से मुताल्लिक को हेड भी मिल चुका था, चौधरी असलम को रहमान की इस मूवमेंट की इत्तला मिल गई। ये इत्तला वो कॉल थी जो उस रात की गई। चंद सेकंड की एक कॉल में रहमान के साथी नजीर जदगाल ने अपने बच्चों से बात की और उन्हें बताया कि वो कराची के लिए निकल रहे हैं। यानी कि रहमान के दोस्त की ये कॉल ट्रेस हो गई थी। रहमान को मंद से कराची लाने के लिए लियारी से ही एक गाड़ी रवाना हुई। जब रहमान अपने 3 दीगर साथियों के हमरा इस गाड़ी में कराची के करीब 0 पॉइंट पर पहुंचा तो उसे आर्मी की एक चेक पोस्ट मिली। फौजी लिबास में मलबूस अफराद को देखकर रहमान ने ड्राइवर औरंगजेब को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। जब गाड़ी रुकी तो सामने कैप्टन की वर्दी पहने इरफान बहादुर खड़ा था और उसके पीछे से नमूदार हुआ चौधरी असलम। ये वो लम्हा था जब रहमान और उसके साथियों की कहानी उसी रात खत्म हो गई। पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक लिंक रोड पर पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया, लेकिन गाड़ी में सवार अफराद ने ना रुकने का फैसला किया और पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 अफराद मारे गए, जिनकी शनाख्त थी रहमान डकैत, नजीर जदगाल, अकेल इंग्लिश बूट वाला और औरंगजेब। ये दंगल, जिसे अक्सर गैंग वॉर के नाम से याद किया जाता रहा, रहमान डकैत और चौधरी असलम की कहानी का अंजाम बन गया। ये कहानी हकीकत के साये की एक झलक है और धुरंधर 2025 में जो दिखाया गया वो सिर्फ एक सिनेमैटिक एडेप्टेशन है। असल में ताकत और खौफ कभी हमेशा कायम नहीं रहते और अंजाम चाहे कितना ही बड़ा लगे सबके लिए आता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रहमान डकैत की हुक्मरानी हमेशा कायम रह सकती थी या वक्त और हालात ने उसे शिकस्त देने का फैसला किया? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में बताएं और सोचें कि हकीकत और फिल्म में फर्क कहाँ कहाँ है।